राजेश के शरीर से जब लैलावती का शरीर टकराया तो राजेश ने अपने आप को स्वर्ग में महसूस किया। उसने लैलावती को बड़ी मजबूती से अपनी बाहों में भर लिया। लैलावती ने राजेश को 3 बोसे दिए तो राजेश बिल्कुल पागल हो गया। वो इतना मस्तूर हो गया कि उसकी समझ में ना आई कि वो कहाँ है और क्या कर रहा है। लैलावती ने 4था बोसा राजेश को और फिर अपना मुंह आहिस्ता आहिस्ता उसकी शह रग की तरफ बढ़ाने लगी। राजेश को लैलावती की बिगड़ती हुई शक्ल नहीं दिखाई दे रही थी। लैलावती ने जब अपना मुंह खोला तो 2 नोकीले और लंबे दांत खुद ब खुद ही बाहर आ गए। लैलावती ने राजेश की गर्दन पर अपनी गिरफ्त मजबूत करके एकदम अपने नोकीले और खौफनाक दांत उसकी शह रग में गाड़ दिए और चप्पड़ चप्पड़ की तेज आवाज़ के साथ राजेश का गरम गरम खून अपने मैदे में उतारने लगी। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेशे खिदमत है आज की हॉरर स्टोरी हवेली का खंडर एपिसोड नंबर 11। पिंडर जी, रात को सोते समय मेरे भेजे में एक नई बात आई थी। मैंने वो बात इसलिए आपसे नहीं पूछी क्योंकि आपने जाप शुरू कर दिया था। अरे तू किस मिट्टी का बना हुआ है? मैं तुझे खामोश रहने का कह रहा हूँ, पर तू है कि कुछ ना कुछ बोलता ही चला जा रहा है। चल बक, तुझे क्या नई बात सूझी है? पिंडर जी, आपने भेरवी की साड़ी सूंघकर ये कोनत लगाया था कि कमरे में 2 नारियां थी। उन 2 में से एक चड्डू थी। मुझे ये नई बात सूझी है कि आपको ये कैसे पता चला कि उन दोनों में से केवल एक चड्डू ही थी, या आपको ये भी तो सूझ सकती थी कि वो दोनों ही चड्डू थीं। पंडित कालिदास को गनूनत की इस बात पर इंतहाई गुस्सा आया। उसने जहर भरी आंखों से गनूनत की तरफ देखते हुए कहा, तू ये पूछना चाहता है कि मुझे कैसे पता चला उनमें से केवल एक ही चड्डू थी? शायद तू भूल गया है कि मैं एक मंत्री हूँ और काली विद्या जानता हूँ, और शायद तू ये भूल भी गया है कि मैं मिनिश की नसों में दौड़ते हुए लहू की परख भी कर लेता हूँ। मुझे तो ये बात मेरी विद्या ने बता दी कि उन 2 में से एक चड्डू थी, पर अब तुझे मैं एक और बात बताता हूँ कि तू एक बहुत बड़ा छनरा है। क्या? पंडित कालिदास की बात सुनकर गनोनत की आंखें फट गईं और मुंह खुले का खुला रह गया। पंडित कालिदास ने इंतहाई जले हुए लहजे में कहा, अब तू पूछ पंडित जी, आपको ये कैसे पता चला केवल मैं ही छनरा हूँ? हम दोनों ही छनरे हो सकते हैं। अबे साले, अबे क्या तूने अपने मुंह में गुनगुनियाँ डाल ली हैं? पूछना, पूछता क्यों नहीं? अरे तू क्या पूछेगा पापी, मैं तुझे खुद ही बताता हूँ। कल रात जब हम दोनों खंडर से वापस आए तो तू मुझे अपने साथ हवेली के मेहमान खाने में ले गया। मुझे एक कमरे में बिठाने के बाद तू खुद चला गया था भोजन के लिए। मुंह से फूट, गया था कि नहीं गया था? गया था पंडित जी, गनूनत ने गर्दन झुकाकर कहा। तू काफ़ी देर के बाद भोजन करके वापस आया। मैंने तुझसे इतनी देर बाद वापस लौटने का कारण पूछा तो तूने क्या कहा था? क्या याद है तुझे वो तेरी बात? जी पंडित जी, गनूनत ने आहिस्तगी से कहा। अपने मुंह से फिर बक कि तूने जो कहा था। पंडित जी, मैंने कहा था कि भोजन तैयार नहीं है, बस इसीलिए देर हो गई। हाँ, और फिर तूने भोजन परोसना शुरू कर दिया था। जबकि हम लंबे लंबे सांस लेने लग गए थे तो तूने कहा था, पंडित जी भोजन की खुशबू अच्छी है ना? मैंने तुझे कोई जवाब नहीं दिया था और भोजन करना शुरू कर दिया था। अब मैं तुझे बताता हूँ कि मैं किस चीज़ की बू सूंघ रहा था। अरे भूतनी के, मैं उस समय तेरे शरीर से उठने वाली बू सूंघ रहा था। तेरे शरीर से किसी नारी की बू आ रही थी। मैं तुरंत ही समझ गया कि रसोई घर में तू किसी कुतिया के साथ छनाला करके आया है, वरना ये कैसे हो सकता है? शाम को आया हुआ मेहमान इतनी रात गए भोजन मांगे और भोजन तैयार ना हो। अब बता, क्या नाम है उस कुतिया का?
अरे बोलता क्यों नहीं, बोल, नाम बता उस कुतिया का। अरे पंडित जी, अब और क्यों शर्मिंदा करते हो? तुझे शर्मिंदा ना करें तो और क्या करें? तू कैसी कैसी बेतुकी बातें पूछ रहा है। अरे पंडित जी, मैं तो हवा हुआ ही मूर्ख। आप भी तो मुझे बार बार मूर्ख ही कहते हो। अरे हम झक मारते हैं, बकवास करते हैं। तू मूर्ख नहीं बल्कि हरामी है, हरामी। अब क्षमा भी कर दीजिए पंडित जी, अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा। हम तो चाहते हैं कि अब तू बोले। इन्हीं बातों में पंडित कालिदास और गनोनत नदी का पाट पार कर गए। फिर खंडर तक का फासला बिल्कुल खामोशी से कटा। जब उन दोनों ने खंडर के पहले कमरे में अपने कदम रखे तो एकदम अंदर से कोई चीज़ टप टप की तेज आवाज़ के साथ उड़ती हुई बाहर की तरफ आई और बड़े ज़ोर से गनोनत के एक कंधे के साथ टकराई। खौफ की वजह से गनोनत के मुंह से चीख निकल गई। लालटेन उसके हाथ से छूटते छूटते बची। पंडित कालिदास भी घबरा गया था, लेकिन फौरन ही संभल कर बोला, कुछ नहीं कुछ नहीं, चमगादड़ थी। अरे गनोनत, तू तो एक ही दम डर गया। पंडित जी, डरता ना तो फिर क्या करता? मुझे क्या मालूम था कि ये चमगादड़ है। मैं तो समझा कि शायद कोई आत्मा है और मुझे मारना चाहती है। तू अपने हृदय को मजबूत कर, इस तरह डरने से काम नहीं चलेगा। चल अब तू मेरे पीछे पीछे आ। जब वो दोनों चलते हुए चौथे कमरे में पहुंचे तो उनके पीछे वाले कमरों में एक खटका सा हुआ। गनोनत एकदम उछलकर पंडित कालिदास के साथ टकराया। पंडित कालिदास ने भी ये खटका सुन लिया था, इसलिए उसने भी फौरन पलटकर पीछे देखा, लेकिन उन दोनों को कोई भी दिखाई ना दिया। वो दोनों फिर आगे बढ़ने लगे। जब वो एक सैलन ज़दा कमरे में पहुंचे तो पिछले कमरे में बिल्कुल वाज़े तौर पर एक आहट सुनाई दी, जैसे उस कमरे में कोई चल रहा हो। डर के मारे गनोनत ने पंडित कालिदास का बाजू पकड़ लिया। पुरानी हवेली जो वक़्त की सितमगरी की वजह से अब एक खंडर में तब्दील हो गई थी। उसके कमरे बहुत बड़े बड़े थे। उन लंबे और चौड़े कमरों की छतों के नीचे बड़े बड़े और मोटे सतून यकीनन इस वक्त इस हवेली के हुस्न में इजाफा करते हों, लेकिन इस वक्त उस खंडर की बदसूरती में इजाफा कर रहे थे और लालटेन की रोशनी में बहुत डरावने दिखाई दे रहे थे। लालटेन की रोशनी का ये छोटा सा हाला एक कमरे को तो क्या, उसके एक हिस्से को भी ठीक तरह से रोशन नहीं कर पा रहा था। जिस कमरे से चलने की आहट सुनाई दी थी उस कमरे में इस वक्त बिल्कुल अंधेरा था। पंडित कालिदास आगे जाने की बजाय पिछले कमरे की तरफ मुड़ गया। गनोनत ने उसे रोकना चाहता था, लेकिन वो कुछ बोल ना सका और खामोशी से पंडित कालिदास के पीछे पीछे चलने लगा। खौफ की वजह से उसके रोंगटे खड़े हो गए थे कि अब ना जाने क्या होगा। जब वो दोनों पिछले कमरे में वापस पहुंचे तो वो कमरा बिल्कुल खाली था। अलबत्ता पंडित कालिदास के चेहरे पर एक तनाव सा दिखाई देने लगा। वो दोबारा आगे बढ़ गए, लेकिन अभी वो 3-4 कदम ही चले थे कि उससे भी पिछले कमरे में चलने की आवाज़ आई। यूँ लग रहा था जैसे उन दोनों को कोई नादीदा हस्ती वापस खंडर से बाहर ले जाना चाहती है। शायद ये बात पंडित कालिदास को समझ आ गई थी, इसीलिए उसने खंडर से बाहर जाने की बजाय अंदर की तरफ कदम बढ़ा दिए। पीछे से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई। गनोनत इस आवाज़ को सुनकर कांप गया, लेकिन पंडित कालिदास ने उस आवाज़ पर ज़रा भी ध्यान न दिया और आगे ही आगे बढ़ने लगा। जब पंडित कालिदास उस जगह पहुंचा जहां से सुबह ही उसने एक बहुत बड़ी दीवार गिराई थी, तो उसे हैरत का एक ज़बरदस्त झटका लगा। वो हैरत की वजह से पलकें झपकना भूल गया, क्योंकि दीवार बिल्कुल सही सलामत अपनी जगह पर मौजूद थी। पंडित कालिदास ने दीवार पर हाथ लगाकर ये देखना चाहा कि कहीं ये दीवार नज़र का कोई धोखा तो नहीं है, लेकिन जूँ ही उसका हाथ दीवार के साथ लगा तो एकदम सरांद सी पैदा हो गई। वो घबराकर पीछे हटा
उसने अपने हाथ की तरफ देखा तो उसकी हथेली का थोड़ा सा गोश्त जल चुका था। उस गोश्त जलने की वजह से सड़ांध पैदा हुई थी। पंडित कालीदास हैरत से अपनी जली हुई हथेली को देख रहा था। गनोनत भी मामले की नज़ाकत को समझ चुका था। उसके तो खौफ की वजह से पसीने छूट रहे थे। वो पंडित कालीदास के दूसरे हाथ की तरफ देख रहा था, जिसकी एक उंगली पर सुनहरा बाल लपेटा हुआ था। गनोनत समझा कि पंडित कालीदास ने अपने उंगली पर सोने की बारीक तार लपेटी हुई है। पंडित कालीदास उस दीवार से ज़रा पीछे हटकर फर्श पर बैठ गया। उसने अपने बाल वाले हाथ को आहिस्ता आहिस्ता, इस खौफ से कि कहीं उसका दूसरा हाथ भी ना जल जाए, आगे बढ़ाकर बाल वाली ही उंगली पहले दीवार के बिल्कुल शुरू में लगाई, यानी जहाँ से दीवार फर्श से ऊपर उठती थी। उंगली उस जगह लगाई तो पंडित कालीदास को कोई नुकसान ना हुआ, यानी उसकी उंगली ना जली। फिर पंडित कालीदास ने उस हाथ की एक दूसरी उंगली भी दीवार से लगाई तो भी दीवार ने उस उंगली को ना जलाया। उसे यकीन हो गया कि इस बाल के उंगली पर लपेटे होने की वजह से पूरे हाथ पर दीवार का कोई असर नहीं होगा। इसलिए पंडित कालीदास ने अपना पूरा हाथ दीवार पर रख कर देखा। उसे दीवार ने ज़रा भी नुकसान ना पहुंचाया। पंडित कालीदास की इस कामयाबी की वजह से गनोनत के उतरे हुए चेहरे पर फिर से रौनक आ गई, लेकिन पंडित कालीदास के चेहरे पर अभी तक परेशानी ही दिखाई दे रही थी। पंडित कालीदास फर्श पर बैठा दीवार को देख रहा था, जबकि गनोनत उससे 2 कदम पीछे हटकर इस तरह खड़ा था कि उसके हाथ में पकड़ी हुई लालटेन की रोशनी का हाला सीधा पंडित कालीदास के सामने दीवार पर पड़ रहा था। और पंडित कालीदास रोशनी के इसी हाले की वजह से दीवार को देख रहा था कि अचानक ही उसी कमरे में से किसी ने इतनी तेज और दिल हिला देने वाली चीख मारी कि गनोनत उछलकर मुंह के बल पंडित कालीदास पर गिरा, जबकि खौफ की वजह से पंडित कालीदास एकदम ऊपर उठा, जिससे उसके सर का ऊपरी हिस्सा गनोनत के मुंह और नाक पर इस बुरी तरह से लगा कि एकदम ही उसका निचला होंठ कट गया और नाक से भी खून छूट गया। पंडित कालीदास ने फौरन ही गनोनत को संभाल लिया, नहीं तो वह पंडित कालीदास से टकराने के बाद दीवार की तरफ गिर रहा था। अगर वह दीवार के साथ टकरा जाता तो दीवार उसे नुकसान पहुंचा देती, क्योंकि उसी दीवार के साथ हाथ लगाने से पंडित कालीदास की हथेली जली थी। चीख की ये दहशतनाक आवाज़ किसी औरत की थी। ऐसे लगा जैसे वो औरत उसी कमरे में चीखी है। उस दहशतनाक चीख की वजह से लालटेन गनोनत के हाथ से छूटकर कुदरती तौर पर ही फर्श पर सीधी गिरी थी, जिससे उसे बिल्कुल कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। इस तरह लग रहा था जैसे किसी ने खुद बड़े आराम से उस लालटेन को फर्श पर रखा हो। गनोनत को संभाला देते ही पंडित कालीदास ने फटी फटी आंखों से पूरे कमरे में नज़र दौड़ाई तो उसे कोई भी नज़र ना आया। पंडित कालीदास गनोनत को फर्श पर बिठाकर उसकी नाक और होंठ में से निकलते हुए खून को रोकने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर के बाद नाक में से खून आना तो खुद ब खुद बंद हो गया, पर होंठ में से फिर भी हल्का हल्का खून आ रहा था। गनोनत अपने कुर्ते के बाजुओं के साथ अपने होंठ को साफ कर रहा था। उस दहशत अंगेज चीख की वजह से उसके दिल की धड़कन बहुत बढ़ गई थी। उसका दिल चाह रहा था कि वो यहाँ से भाग जाए, लेकिन दहशत की वजह से उसकी टांगों में जान ही नहीं रही थी। पंडित कालीदास बोला, गनोनत, तुझे तो मैंने पहले ही बता दिया था कि खंडर में बहुत खतरा होगा। यहाँ किसी भी किस्म का कोई हादसा हमारे साथ पेश आ सकता है, लिहाजा तुझे हिम्मत से काम लेना होगा। ठीक है पंडित जी, पर यह चीख कैसी थी? मुझे तो यूँ लगा जैसे कोई नारी मेरे कान में चीखी हो। गनोनत ने रुक रुक कर डरते हुए पूछा। यह वही खूनी है या फिर उसका कोई बैर है? क्या खूनी या उसका बैर? हाँ, परंतु डरने की कोई बात नहीं है, हम तेरे साथ हैं। पर पंडित जी, आपने तो कहा था
कि खूनी एक नारी है, फिर ये बैर कैसा? क्या नारी का कोई बैर नहीं हो सकता? अरे मूर्ख, वो भी हमारी तरह काली विद्या जानती है। क्या पिंडत जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूँ। अब तू खामोशी से यहाँ बैठा रह। मैं इस भेद को गिराने की कोशिश करता हूँ। पर आपने तो कहा था कि आप भेद गिरा चुके हैं। हाँ, गिराई तो थी, पर खूनी ने फिर खड़ी कर दी है। अब क्या होगा पिंडत जी? दिमाग मत खा और चिपका बैठा रह। कहा जो है कि मैं उसे दोबारा गिराने की कोशिश करता हूँ। पिंडत कालिदास के गुस्से को देखकर गनुनत चुप हो गया। नहीं तो उसका दिल यही चाह रहा था कि वह पिंडत कालिदास से बातें करता रहे, क्योंकि इस तरह उसको सुकून मिल रहा था। यानी उस कमरे की पुरइसरारियत से उसका ध्यान बट रहा था। पंडित कालिदास ने वहां से उठकर दीवार की बुनियाद को गौर से देखना शुरू कर दिया। उसकी सारी तवज्जो दीवार की तरफ थी, जबकि गनुनत की सारी तवज्जो पंडित कालिदास की तरफ थी। क्या ढूंढ रहे हो पंडित? ये आवाज़ सुनते ही पंडित कालिदास बहुत बुरी तरह उछला, जबकि गनुनत के मुंह से चीख निकल गई। दोनों ने फौरन उस दरवाजे की तरफ देखा जहां से वो इस कमरे में दाखिल हुए थे। कमरे के दरवाजे की चौखट के साथ अपने कंधे से टेक लगाए एक सरापाई क़यामत खड़ी थी। ऐसी क़यामत जिसे देखकर इंसान पलकें झपकना भूल जाए। हाँ, बिल्कुल वो थी ही वो इतनी सुंदर। दरवाजे की चौखट के साथ अपने एक कंधे से टेक लगाए एक इंतहाई सुंदर और जवान कन्या खड़ी थी। कालिदास की तरफ तंज या मुस्कुराहट के साथ देख रही थी। जवान कन्या ने एक इंतहाई तंग चोली जो कि मुस्कती हुई दिखाई दे रही थी और एक ऊंचा लहंगा पहना हुआ था, जिससे उसकी गोरी चिट्टी सडोल पिंडलियां दिखाई दे रही थी। जवान कन्या ने पाँव में छागल पहनी हुई थी। काले रंग की उस तंग चोली और लहंगे में जब वो 3 कदम चलकर आगे आई तो यूं लगा जैसे चांद चल पड़ा हो। वो कन्या अपनी सुंदरता, बड़ी बड़ी आंखों और लंबे स्याह घने बालों की वजह से आकाश से उतरी हुई कोई अप्सरा ही दिखाई दे रही थी, जो कि बरहना पांव 3 कदम चलकर उनके सामने गंदे और उखड़े हुए फर्श पर तन कर खड़ी हो गई थी। लेकिन पंडित कालिदास उस कन्या की हर चीज़ से बेनियाज होकर सिर्फ उसके पाँव की तरफ देख रहा था, जो फर्श से कम अज़ कम 4 उंगलियां हवा में थे। यानी पंडित कालिदास को वह सुंदर कन्या हवा में मुअल्लक दिखाई दे रही थी। पंडित कालिदास कोई आम आदमी नहीं था कि जिसको गनुनत की तरह वह सुंदर कन्या फर्श पर खड़ी दिखाई देती। वो काली विद्या का मंत्री था। उससे भला कन्या की ये असलियत किस तरह छुप सकती थी? पंडित, क्या देख रहे हो? कन्या ने जहरीली आवाज़ में पूछा। सुंदरी, हम जो देख रहे हैं वो तू अच्छी तरह जानती है। मैं तो अच्छी तरह जानती हूँ, पर शायद तू नहीं जानता था। सत है, अवश्य हम नहीं जानते थे, परंतु अब हम सब कुछ जान चुके हैं। जब सब कुछ जान चुका है तो फिर तेरी लाजपत इसी में है कि जिधर से तू आया है उधर ही वापस मर जा। हा। अरे सुंदरी, किस विचार में है तू? तुझे तो हम तेरे जन्मान से जान चुके हैं, परंतु तुझे शायद अभी हमारे बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि तू यहाँ से वापस नहीं मरेगा। कन्या ने क्रोध से कहा। मरूंगा, क्यों नहीं मरूंगा, परंतु तुझे साथ लेकर। फिर बोले, तेरी ये आशा केवल आशा ही रहेगी। बड़ा पिंडत बना फिरता है ना तू, ले अब संभल। ये कहते ही सुंदर कन्या ने एकदम ही पंडित कालिदास की तरफ थूक दिया। पंडित कालिदास पहले से उस हमले के लिए तैयार था। वो उछलकर एक तरफ हो गया। थूक पीछे दीवार पर जाकर लगा, जिसकी वजह से बहुत बड़ी आवाज़ के साथ एक शोला पैदा हुआ। कन्या ने पंडित कालिदास को इस वार से बचते हुए देखकर दोबारा उस पर थूका, लेकिन पंडित काली फिर उछलकर एक तरफ हो गया। कन्या का ये थूक गनुनत के एक पांव पर जाकर लगा, क्योंकि पंडित कालिदास कन्या के पहले हमले से बचकर गनुनत के सामने आ गया था, यानी उछलकर उसकी तरफ आ गया था। लेकिन अब वो कन्या के दोबारा हमले से बचने के लिए उछलकर एक तरफ हुआ
तो हमले की जिद में गनूनत आ चुका था। थूक का गनूनत के पांव पर गिरना था कि उसकी चीखें निकल गईं। चश्मे जून में उसके पांव टखने तक झुलस गया। अपने पांव को दोनों हाथों में पकड़कर वो कटे हुए मुर्ग की तरह फर्श पर फिरकने लगा। पंडित कालीदास ने कन्या के दूसरे हमले से बचते ही फर्श पर पड़ा हुआ एक छोटा सा पत्थर उठाकर कन्या को मारा। इतनी देर में कन्या पंडित कालीदास पर तीसरी मर्तबा थूक चुकी थी। इधर जो ही पत्थर पंडित कालीदास के हाथ से निकला तो उसके उठे हुए हाथ पर कन्या का थूक आकर लगा। गनूनत के पांव की तरह पंडित कालीदास का हाथ भी चश्मे जोन में झुलस गया। तकलीफ की शिद्दत की वजह से उसके मुंह से चीख निकल गई। उसने तड़प कर अपने झुलसे हुए हाथ को अपनी बगल में दे दिया, जबकि दूसरी तरफ कन्या पंडित कालीदास के पत्थर से बचने के लिए एकदम से नीचे बैठ गई। छोटा सा वो पत्थर कन्या के सर से गुजरता हुआ पिछली दीवार में से एक बहुत बड़ा सुराख करता हुआ बाहर निकल गया। अगर कन्या फौरन नीचे ना बैठती तो पंडित कालीदास का मारा हुआ पत्थर उसकी सुंदरता छाती में रोशनदान बनाता हुआ उसकी पीठ की तरफ से बाहर निकल जाता। नीचे बैठते ही कन्या ने अपनी उंगली को फर्श पर गुलाई में फेरा, जिससे फर्श पर एक छोटा सा दायरा बन गया। कन्या ने उस छोटे से दायरे पर फूंक मारी तो एकदम ही दायरा बड़ा होता हुआ पंडित कालीदास की तरफ बढ़ा। पंडित कालीदास ने जब एक दायरे को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखा तो हैरत से उसकी आंखें फट गईं। अभी दायरा पंडित कालीदास के करीब नहीं पहुंचा था कि उसने अपने बाल वाले हाथ को कन्या की तरफ जोर से झटका। पंडित कालीदास का अपना हाथ को झटकना था कि उसकी उंगली पर लपेटा हुआ सुनहरी रंग का बाल किसी स्प्रिंग की तरह उछलकर कन्या की तरफ बढ़ा। उस स्प्रिंग ने पंडित कालीदास की उंगली से निकलते ही एक बहुत बड़े पीले रंग के अजगर की शक्ल इख्तियार कर ली। एक तरफ पंडित कालीदास दायरे से बचने के लिए पीछे हटा तो दूसरी तरफ कन्या अजगर से बचने के लिए पीछे हटी। दोनों को अपनी अपनी पड़ी हुई थी और अपने आप को बचाने के लिए कुछ करना चाहते थे, लेकिन वो दोनों ही कुछ ना कर सके क्योंकि कन्या के दायरे ने पंडित कालीदास को अपने अंदर कर लिया, यानी पंडित कालीदास दायरे में आ गया। पंडित कालीदास ने उस दायरे में से बाहर निकलने के लिए अपना कदम उठाया तो उसका पांव एक नादीदा दीवार से टकराया। उसने दायरे में से इधर उधर भागने की कोशिश की, लेकिन वो दायरे में से बाहर ना निकल सका। कन्या ने जब अपनी उंगली से फर्श पर छोटा सा दायरा बनाकर उस पर फूंक मारी थी तो वह छोटा सा दायरा बड़ा होकर पंडित कालीदास की तरफ बढ़ा। जब पंडित कालीदास उस दायरे के बीच में आ गया तो दायरे ने सिकुड़ना शुरू कर दिया, यानी वो दोबारा छोटा होने लगा। दायरा छोटा होते होते बिल्कुल उतना रह गया जितना कि कन्या ने पहले अपनी उंगली से फर्श पर बनाया था। कन्या ने अपनी उंगली से फर्श पर इतना छोटा दायरा बनाया था कि उसमें बमुश्किल ही 2 पांव आ सकते थे, यानी अगर कोई शख्स उस दायरे में खड़ा होने की कोशिश करता तो उसके पांव दायरे की लकीर से ज़रूर टकराते। दायरा जब अपनी असली हालत में वापस आया तो उसने पंडित कालीदास के पांव को इस बुरी तरह से जकड़ा कि वो बाल बराबर भी अपने पांव को आगे ना बढ़ा सका या हिला सका। वो जहां खड़ा था वहीं खड़ा बुत बन गया। गर्दन से नीचे उसके जिस्म का एक हिस्सा भी काम नहीं कर रहा था। उसका सारा जिस्म सुन्न हो गया। वो फटी फटी आंखों से अपने बेजान जिस्म को देखने लगा। एक तरफ तो पंडित कालीदास को कन्या के दायरे ने जिक्र का बुत बनाकर, जबकि दूसरी तरफ कन्या को पंडित कालीदास के सुनहरे अजगर ने जकड़ लिया। अजगर इतना बड़ा था कि अब कन्या के सिर्फ पांव और मुंह ही नजर आ रहा था। अजगर का फन कन्या के मुंह से बिल्कुल सामने था। वो कन्या की आंखों में देख रहा था। कन्या खौफ की वजह से हिल तो क्या, सांस भी आहिस्ता आहिस्ता ले रही थी। वो समझ रही थी कि अभी अजगर उसके चेहरे पर फन मारेगा, मगर जब काफ़ी देर तक अजगर ने उसे फन ना मारा तो उसे कुछ हौसला हुआ कि पंडित कालीदास ने उसको सिर्फ बेबस करने के लिए ये अजगर छोड़ा है। कन्या ने अपने आप को अजगर की गिरफ्त से निकालने के लिए बहुत जोर लगाया।
लेकिन उसे कुछ फायदा ना हुआ। पाँव में तकलीफ की शिद्दत की वजह से गनोनत बेहोश हो चुका था। पिंडत कालिदास और सुंदर कन्या जो कि फर्श पर पड़ी हुई थी, दोनों ही अपने आप को उस मुसीबत से छुड़ाने के लिए अपने अपने जंतर मंतर आजमाने लगे, लेकिन उन दोनों का कोई भी जंतर मंतर कारगर साबित ना हो सका। जब वह दोनों काफ़ी देर तक अपने अपने जंतर मंतर आजमाने के बाद थक गए तो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। पिंडत, तूने तो बड़ा ही भारी वार कर दिया। सुंदरी, तूने भी कुछ कम भारी वार नहीं किया। फिर क्या सोचा है तूने? वो तो मैं तुझे बाद में बताऊंगा, पर पहले तू ये बता कि तेरा नाम क्या है। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है मेरा नाम। अरे कैसे कुछ नहीं है? कितने ही मूर्खों की झोली तू अपने सुंदर शरीर से भरती रही है। कुछ ना कुछ तो तू उन मूर्खों को अपना नाम बताती ही रही होगी। तो फिर तूने उन्हीं मूर्खों से पूछ लिया होता, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? वाह रे सुंदरी, भला कभी मरकटों में उड़ती हुई राख ने भी किसी को कुछ बताया है? तू तो बड़ा गुरु घंटाल बना फिरता है, फिर राख को मिनश का रूप देकर उससे पूछ लिया होता। पिंडत कालिदास ने जब देखा कि इस कन्या से कोई बात करना फजूल ही है, तो उसने अपने आप को कन्या के मंडल से बाहर निकालने के लिए फिर एक मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। जब तक वो अपने आप को उस मंडल से आज़ाद नहीं करा लेता, तब तक उसके किसी भी मंत्र का कन्या पर कोई असर नहीं हो सकता था। और यही हाल कन्या का भी था कि जब तक वो अपने आप को अजगर के शिकंजे से आज़ाद नहीं करा लेती, तब तक उसके किसी भी मंत्र का पिंडत कालिदास पर कोई असर नहीं हो सकता था। हाँ, अलबत्ता दोनों एक दूसरे को अपने अपने मंत्र की कैद से आज़ाद कर देते और फिर नए सिरे से मुकाबला शुरू करते, तो तब उन दोनों में से किसी एक को ज़रूर शिकस्त हो जाती।